Hello student, welcome back my new video and this is for class 9 history chapter 1 and chapter name is the French Revolution. Student, यह जो है आप लोग के लिए एकदम से नया है क्योंकि अब तक जो आपने क्लास 8 में पढ़ा, क्लास 8 में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जिसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने फ्रांस के बारे में ज़रूर सुना होगा और इंग्लैंड, उसके अलावे जर्मनी, इटली, जापान, रसिया, इन सभी देशों का नाम सुने होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में फ्रांस की क्रांति के बारे में यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। लुक एट दिस मैप, ये जो है फ्रांस का मैप है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो कि आप देख रहे हैं ये हमारा फ्रांस का पॉलिटिकल मैप है और इस चैप्टर में हम इसी कंट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो आप देखेंगे इस चैप्टर में मेनली हमें पढ़ना है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि इस कॉन्टेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस का जो सोसाइटी था 18th सेंचुरीज के पास वो कैसा था, किस तरीके से ग्रुप्स में बटा था और कौन से ग्रुप थे जो ज़्यादा पावर इंजॉय करते थे। नेक्स्ट, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, इसमें हम लोग रेवोल्यूशंस का डिटेल्स देखेंगे कि कैसे हुआ ये रेवोल्यूशन, क्यों हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा वर्ल्ड पे। फ्रांस एबलाइजेस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक, ये चैप्टर में टोटल पूरा चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में जो मोनार्ची था तो रेवोल्यूशन के बाद वो किस तरीके हटा, कैसे हटा और वर्ल्ड को क्या मैसेज दिया। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या वुमेन भी रेवोल्यूशन में शामिल थी। द एबलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी किस तरीके से हटा। द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि यह जो रेवोल्यूशन था और एवरीडे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो मुख्य रूप से हम इन कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं फ्रांस, जो कि एक यूरोप में एक देश है। तो यह जो रेवोल्यूशन था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड द वर्ल्ड। फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था, फ्रांस की जो क्रांति था, वो एक लैंडमार्क बना हिस्ट्री ऑफ यूरोप का, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का। एंड इट ended द मोनार्चियल सिस्टम इन फ्रांस विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो मोनार्चियल सिस्टम था फ्रांस में, दैट टाइम ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जो था मोनार्चियल सिस्टम ही था। मोनार्चियल मतलब होता है राजतंत्र। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट कंट्री में डेमोक्रेसी है यानी कि लोकतंत्र है, दैट टाइम ज़्यादातर देशों में मोनार्चियल था। तो फ्रांस में जो था, जो रेवोल्यूशन हुआ और यह रेवोल्यूशन हुआ था इन 1774 में। तो इस रेवोल्यूशन के हेल्प से मोनार्चियल सिस्टम गायब हो गई और वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी स्टेबल हुआ। इम्पॉर्टेंट थिंग्स है स्लोगन, यह जो रेवोल्यूशन था, इस रेवोल्यूशन का स्लोगन था द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिकम इम्पॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द न्यू ईरा। जो न्यू सदी आया, जो नया समय आया, उसमें जो स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जो कि था लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ बन गया, विचार बन गया। लिबर्टी मतलब कि जो स्वतंत्रता है हमारा, फ्रीडम मतलब और जो समानता है, तो स्वतंत्रता समानता का जो विचारधारा था यह पूरे वर्ल्ड में तेज़ी से फैलने लगा। पूरे वर्ल्ड में जो है ये जो आइडियाज़ था कि जो मोनार्चियल सिस्टम है जिसमें डिक्टेटरशिप होता था, पीपल्स को राइट्स नहीं मिलता था, इन सब से हटकर जो 1789 की जो रेवोल्यूशन हुआ, इस रेवोल्यूशन की मदद से पूरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और ऑलरेडी आपको पता है कि डेमोक्रेसी जो होता है रूल बाय पीपल होता है और इसमें जनता जो है अपने शासक को चुनते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है। इट मीन्स कि डेमोक्रेसी का अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच
people elect their representatives and elected representatives runs their country. एंड डेमोक्रेसी जो होता है ना, इक्वालिटी के बेस्ट पे होता है, समानता के आधार पे ही डेमोक्रेसी रन करता है. डेमोक्रेसी का मूल्य जो होता है, उसका बेस जो होता है, इक्वालिटी होता है. तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई. ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसकी शुरुआत कैसे हुई. तो मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, द सिटी ऑफ पेरिस वाज इज अ स्टेट ऑफ अलार्म. अलार्म की तरह एक सिटी जो है पेरिस, वहाँ पे एक अलार्म बजता है. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. किंग जो है आदेश देता है अपने ट्रूप्स को कि इस सिटी की तरफ बढ़ो. Rumors spread that the would soon order the army to open fire upon the citizens. वहाँ पे एक र्यूमर यानी कि अफवाह फैल गई थी कि जो आर्मी है ये लोगों के ऊपर ओपन फायर करेगी. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in the search of arms. People जो है लगभग 7,000, जिसमें मेन और वुमेन दोनों शामिल थे, वे गैदर्ड हुए वहाँ का जो टाउन हॉल था वहाँ पे, और अपना एक मिलिटिया यानी कि एक सेना बनाकर, जिसे आम सेना कह सकते हैं, और इन्होंने नंबर ऑफ जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स था उन सबको तोड़ दिया. और तोड़ने का मुख्य कारण था आर्म्स यानी कि बम, गोली, बारूद खोजना. Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city, stormed the fortress prison, the Bastille. तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ द पीपल्स, जो मार्च किए ईस्टर्न पार्ट में, जो सिटी का जो पूर्वी एरियाज था उधर, और वहाँ पे जो बेस्टाइल था, जो कि एक किला था, यूँ कह सकते हैं कि जेल भी था, जहाँ पे वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड एमिनिशंस. उन्हें लगा कि वहाँ पे जो है बहुत सारा होगा, वहाँ पे बहुत सारा बम, गोली, बारूद होगा, एमिनिशंस होगा, और उस किला पे पहुँच गए सभी. इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड, द कमांडर ऑफ द Bastille was killed and prisoners released, through there were only 7 of them. और यहाँ देखेंगे तो यही है Bastille, स्टॉर्मिंग ऑफ द Bastille. ये जो Bastille का किला था, यहाँ पे लोग गैदर्ड हुए, और यहाँ के जो कमांडर था Bastille का, उस कमांडर को लोगों ने मार दिया. फाइट्स हुआ बिटवीन द पीपल्स मिलिटिया एंड द कमांडर, और जिसमें कमांडर मारा गया. और जब वहाँ पे अंदर लोग गए तो वहाँ पे सिर्फ 7 कैदी थे, 7 प्रिजनर्स थे, जिसे लोगों ने छुड़ा लिया. It the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. और ये जो Bastille थे ना, लोग इससे घृणा करते थे, नफरत करते थे, बिकॉज ये जो था ना, सिंबल था, जो पावर था किंग का. जो राजा होते थे, थोड़ा सा भी किसी पे गुस्सा हो गए तो उठाकर इस जेल में फेंक देते थे, इस किला में फेंक देते थे. The fortress was demolished and its strong fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destructions. और यह जो किला था Bastiles का, इसे लोगों ने तोड़ फोड़ दिया, और जो वेपन्स थे उसे लूट लिया, नष्ट कर दिया पूरी तरीके से किला को. और इस किले के जो अवशेष थे उसे बेच दिए. कुछ लोगों ने अपने स्मृति के रूप में, सोवेनियर के रूप में जो है इसको, जो लोग नफरत करते थे, तो इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, इस जेल को. द डे दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द मच लेटर. व्हेन हिस्टोरियंस looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? और लंबे समय तक जो है ये जो राइट था, दंगा था, वो पेरिस और आउटसाइड द कंट्री कंटिन्यू चलते रहे, और पीपल जो है प्रोटेस्ट करते रहे अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड,
यहाँ देखेंगे ब्रेड जो था ना वहाँ का कॉमन फूड था और ब्रेड का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कंट्री में और कंट्री के बाहर। और यह जो है हिस्टोरियन जब इस पूरी घटनाक्रम को जो है देखें, स्टडी किए, तो उन्हें पता चला कि ये जो स्टार्टिंग था, ये बिगनिंग था एक इवेंट्स का, जो कि लास्टली जो है वहाँ के किंग, फ्रांस का किंग के मृत्यु से ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ पे बिग क्वेश्चन है कि हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। यह जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरीके से हुआ। तो यही क्वेश्चंस का आंसर हम खोजेंगे अब इस चैप्टर्स में। क्वेश्चन है हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। तो क्वेश्चन याद रखेंगे, हाउ एंड वाई दिस हैपेंड। तो छात्र हम यही क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसकी तरफ। और फर्स्ट टॉपिक तो आई थिंक आप लोग को याद ही होगा कि क्या है। तो स्टूडेंट ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये है हमारा टॉपिक जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। In 1774, Louis XVI was Bourbon family of king ascended the throne of France. फ्रांस का जो राजगद्दी था वहाँ पे बैठते हैं 1774 में, नाम था लुई 16। और ये जो क्रांति था ना उस समय यही राजा थे। Louis XVI was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. लुई 16 जब राजगद्दी पे बैठे थे उस समय 20 इयर्स के थे और इनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, नाम था मैरी एंटोनेट। स्टूडेंट जब किंग यानी कि लुई 16 जब वहाँ की राजा बने तो वहाँ की जो ट्रेजरी था, खजाना था, वो पूरी तरीके से खाली था। और खाली होने के पीछे वजह था लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर। दैट टाइम क्या था ना कि जो अमेरिका था वो भी ब्रिटेन की दुश्मन था। किसका दुश्मन था? ब्रिटेन का। और फ्रांस भी ब्रिटेन से नफरत करता था, तो दोनों बन गए दोस्त। और उस समय अमेरिका का जो 13th कॉलोनी था वे इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे। तो इस वजह से कॉमन इनेमी बन गए। कौन? तो अमेरिका और फ्रांस। किसका? तो ब्रिटेन का। तो कॉमन इनेमी बनने के बाद फ्रांस जो है अमेरिका को हेल्प कर रहा था उसे ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने के लिए, जिसमें उसे लंबा पैसा खर्च हुआ, यानी कि बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा। बिलियंस ऑफ लिब्रे, लिब्रे वहाँ का जो जैसे डॉलर है, रुपीज़ है, यूरो है, वैसे लिबरेज। तो लिबरेज जो है यूनिट ऑफ करेंसी है फ्रांस का। तो यह जो है वहाँ पे बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा। किसको? तो जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, लुई 16 थे उसे। और यह कर्ज बढ़ते गया, लगभग 2 बिलियंस लिब्रे हो गया या बढ़कर, जिसकी वजह से वहाँ पे पैसे की स्कार्सिटी होने लगी और प्राइसेस जो है तेज़ी से बढ़ने लगा। अब इससे कंट्रोल करने के लिए, एक बजट बनाने के लिए जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वे जो है करती है कि गवर्नमेंट वाज ऑब्लिग्ड टू स्पेंड इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। वे मजबूरन बस जो है, क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि वे जो है टैक्स इंक्रीज के लिए सोचता है। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, running government offices, universities, the state was forced to increase taxes. अब किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कंट्री में जो है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ हो, जैसे कोर्ट हो गया, आर्मी हो गया, सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स है उसमें भी पैसा चाहिए। तो इन सबको मेंटेनेंस करने के लिए जो है टैक्स इंक्रीज़ की बात की गई। गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा फोर्स था कि टैक्स को इंक्रीज़ किया जाए। Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states and only members of the third state paid tax. और उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स था कि जो फ्रेंच सोसाइटी था ना वह 3 ग्रुप्स में बटा हुआ था। और इन 3 ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या था ना कि जो थर्ड स्टेट थे उसे ही सिर्फ टैक्स देना था, फर्स्ट और जो सेकेंड स्टेट था उसे कोई टैक्स नहीं लगता।
कुछ इस तरीके से वहाँ की सोसाइटी बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट में थे क्लर्जी, सेकंड स्टेट में थे नोबिलिटी, थर्ड स्टेट में थे कॉमन पीपल। कॉमन पीपल में जैसे कि इसमें आ जाते हैं बिग बिजनेसमैन, मार्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, लेबरर्स, वर्कर्स, ये सभी जो है ना आ जाते हैं कॉमन पीपल्स में। तो वहाँ की सोसाइटी इस तरीके से 3 भाग में बटी हुई थी, जिसमें ये जो थर्ड स्टेट था ना उसे ही सभी पैसा देना पड़ता था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना था, बल्कि वे जो है थर्ड स्टेट से टैक्स लेते थे। ये प्रॉब्लम था वहाँ का। देखेंगे ये जो सोसाइटी है कुछ इस तरीके से बटा था। सबसे ऊपर किंग थे, देन फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट जो थे, द फर्स्ट स्टेट और द क्लर्जी ऑन एंड कंट्रोल अबाउट 10% ऑफ द टोटल लैंड। जो फर्स्ट स्टेट थे ये जो है कंट्रोल करते थे लगभग 10% जो टोटल लैंड था उसका। दे नंबर्ड अराउंड 1,30,000 आउट ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 27 मिलियंस। ये जो 27 मिलियंस पॉपुलेशन था टोटल, उसमें जो है 1,30,000 जो थे इनके पॉपुलेशन था। दे लेविड अ टैक्स कॉल्ड तीथे ऑन द थर्ड स्टेट, और यह टैक्स लेते थे। ध्यान देंगे फर्स्ट स्टेट जो है टैक्स लेते थे, किससे? तो थर्ड स्टेट थे। और जो फर्स्ट स्टेट टैक्स लेते थे उसे कहा गया टाइथ। ध्यान रखेंगे उसे कहा गया टाइथ। अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइथ। तो टाइथ जो है इट वाज द टैक्स दैट आर इट वाज अ टैक्स दैट आर, जैसे कि जो फर्स्ट स्टेट थे वे जो लेते थे, तो यह एक टैक्स था जो लेते थे फर्स्ट स्टेट। द सेकेंड स्टेट और नोबिलिटी हेल्ड ऑल द पावर इन द लैंड। जो सेकंड स्टेट थे यानी कि नोबिलिटी जो थे, ये जो इनके पास पावर था टोटल ज़मीन इन्हीं के अंडर में देख रेख में रहता था। दे हैड ऑल द लीडिंग पोजीशंस इन द गवर्नमेंट, मिलिट्री एंड कोर्ट ऑफ लॉ। और जितने भी जो गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट पोस्टेस था, जैसे कि मिलिट्री था, कोर्ट था, लॉ था, इन सब में जो है यह इम्पोर्टेंट पोस्ट पे यही लोग बैठे हुए थे। दे नंबर्ड अराउंड 3,50,000 and owned 25 to 30% of the total land of the फ्रांस। और इनकी पॉपुलेशन लगभग 3,50,000 था, और ये लगभग 25 से 30% जो है टोटल लैंड जो फ्रांस का है उसका पे इनका कब्जा था। The nobility also enjoy feudal privilege, which can be described as a holdover from the medieval times when serfdom was prevalent। और ये जो सेकेंड स्टेट थे ना, ये जो है जो फ्यूडल सिस्टम था, सर्फडम जो था, तो इन्हें कई सारे प्रिविलेज मिलता था नोबिलिटी को। फ्यूडल प्रिविलेज बाय बर्थ कह सकते हैं, इन्हें फ्यूडल प्रिविलेज मिलता था। तो इन्हें कई सारे जो है ना बाय बर्थ मिलता था छूट, जन्म से जो है इन्हें बहुत सारे छूट मिलते थे। अब बात की जाए थर्ड स्टेट का, तो इन्हें तो बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था। इन्हें फर्स्ट स्टेट को भी टैक्स देना पड़ता था, क्लर्जी को भी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी को भी टैक्स देना पड़ता था, जिसमें रिच पीपल्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, ये सभी शामिल थी। फर्स्ट स्टेट में ऑलरेडी आपको पता है कि चर्च था, तो ये सभी जो है टैक्स लेते थे किससे? तो थर्ड स्टेट से। तो इट कंप्राइज ऑफ रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जो बच गया यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट में जो आते हैं ये लोग से जो बच गए वे आ गए थर्ड स्टेट में। तो यह जो है रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें बिजनेसमैन, मार्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर, पेजेंट, आर्टिसन, लेबरर, ये सभी शामिल थे। और ये जो है दो तरह के टैक्स देते थे। एक डायरेक्ट टैक्स देते थे जिसे टाइल्स कहा जाता था, और दूसरा जो टाइट था जो चर्च वगैरह लेते थे। तो इन्हें दो तरह का टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरीके से लास्टली आप देखेंगे कि द नंबर्स ऑफ फर्स्ट टू स्टेट्स दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जेम्पशंस फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थे ये दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, लेकिन सारा का सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता था जो थर्ड स्टेट थे उन्हें ही। आगे आप देखेंगे कि द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, लोगों को जो है ना जीने के लिए जो है अब स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियंस इन 1750 टू 28 मिलियंस इन 1789।
जो फ्रांस की पॉपुलेशन था ना वो बेतहाशा बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। और आप देखेंगे कि यहाँ पे 1715 में जो है 23 मिलियंस था पॉपुलेशन, जो कि बढ़कर 28 मिलियंस हो गया 1789 में। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन्स। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों को खाना भी चाहिए, हम सभी को फूड की ज़रूरत है। तो जो तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा था, जिससे फूड ग्रेन्स यानी कि खाने वाले जो चीज़ होते हैं उसकी तेज़ी से डिमांड भी बढ़ रही थी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विथ द डिमांड। और जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का वह उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था जितना तेज़ी से कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा था। उस समय जो यूरोप था उसकी पॉपुलेशन बढ़ रहा था, फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ रहा था। So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. अब वहाँ का जो मेजोरिटी यानी कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो था, जो जनसंख्या था, वे खाता था ब्रेड, तो जिसकी वजह से ब्रेड की कीमत जो है तेज़ी